अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ होगी और ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होगी। तो मेरी तरह मेरी और बहुत सारी बहनों ने भी रमज़ान के आने से पहले पहले उसकी तैयारी करने का सोचा होगा। तो आपको तो पता है कि मेरे पास कम टाइम होता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक वर्किंग वूमेन भी हूँ। तो मेरा जो छोटा-सा टाइम है उसमें मैंने छोटे-छोटे टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो आज का जो मेरा टारगेट है वो मेरे सिंक एरिया से रिलेटेड है। ये आपको ना ये यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहा होगा जो कि इस सिंक के ऊपर लगा हुआ था, और वो उन्होंने इस मकसद के लिए दिया हुआ था कि जब भी मैं डिशेज़ वगैरह या बर्तन वॉश करूँ तो वो मैं इसके ऊपर रखूँ, और जब वो ड्राई हो जाएँ तो उसके बाद मैं डिशेज़ को डिश रैक में या जहाँ पर भी मैंने बर्तनों को रखना है मैं वहाँ पर रख दूँ। तो असल में इसकी वजह से मुझे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा था। वो इस वजह से कि ये इसके ऊपर तो पड़ा था सिंक के, जिसकी वजह से जो दोनों सिंक थे ना वो धोना मेरे लिए ईज़ी नहीं था। यानी ये वाला जो सिंक है ना, ये तो मैं डेली यूज़ करती हूँ और इसको मैं डेली वॉश करती हूँ, और आप इसको सफाई से और शाइनिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसकी डेली क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन जो इसके साथ वाला जो दूसरा सिंक है ना, वो मुझसे डेली नेग्लेक्ट हो जाता था। यानी मैं उसको हफ्ते में 2 दिन मैंने वॉश कर लिया या हफ्ते में 3 दिन मैंने वॉश कर लिया, जिसकी वजह से प्रॉपर अटेंशन ना होने की वजह से ना उस सिंक पे थोड़े-थोड़े से दाग पड़ गए हैं, जो कि आपने देखे भी होंगे। तो वो निगलेक्ट एरिया मुझसे क्यों होता था, इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से ये जो ऊपर इसके पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और इसको मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी। और आपको पता है कि मेरे माइंड में उस टाइम आइडिया भी फ़ौरन से आ गया कि मैं इसको और किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर तो मैंने अब सोचा है कि मैं बिल्कुल भी इसको नहीं रखूँगी। तो मैंने दोनों सिंक जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ किए हैं। और यहाँ पर एक और आपको बात बताती चलूँ कि आप ना जब फ्री हो जाते हैं बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, तो आप जो आपकी सिंक की जो टैप है, किचन की जो आपकी टैप होती है ना, उसको आप ना टाइटली उसको बंद किया करें या टाइटली उसको क्लोज़ किया करें, क्योंकि उसके बाद ज़रा से भी ड्रॉप्स अगर नीचे आते रहें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अभी कपड़ा लेकर सिंक को सारा ड्राई किया है, फिर भी ये ड्रॉप्स जो है वो नीचे आ रहे हैं। तो ये जब ड्रॉप्स ऐसे ही रहते हैं तो वहाँ पर पानी के स्टेन्स बन जाते हैं, यानी पानी के वाइट वाइट स्टेन पड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जब आपका किचन का सारा काम ख़त्म हो जाए रात को, अपने रूम में जाने से पहले आप टैप को अच्छी तरह से टाइट कर लें। उसके बाद आप कोई कपड़ा लेकर, पहले तो मैं वाइपर लगाती हूँ जो छोटा वाइपर होता है, उसके बाद कपड़ा लेकर आप अपने सिंक के सारे एरिया को अच्छी तरह से ड्राई कर लें, ताकि जब आप सुबह काम करने के लिए किचन में आएँ तो आपका जो सिंक है वो जगमग कर रहा हो और आपको भी बहुत अच्छा लगे और किचन में काम करने का आपको मज़ा आए। तो यहाँ पर मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र जिसकी मैं बात कर रही थी कि इसको अब मैं सिंक के ऊपर तो यूज़ नहीं करूँगी, तो ये काफ़ी ना गंदा लग रहा था, जो कि मुझे लग रहा था कि ऐसे ही सरफ़ से धोने से साफ़ नहीं होगा, तो मैंने केमिकल यूज़ करके इसको साफ़ किया। अच्छा, केमिकल जो है ना, कुछ लोग तेज़ाब बोलते हैं, कुछ केमिकल बोलते हैं, तो मैं जो यूज़ करती हूँ ना ये बहुत ही सेहत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको लगा रही हूँ तो कितना स्मोक धुआँ-धुआँ सा ऐसे आ रहा है। तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि जो एसिड या फिर जो केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं ना वो बहुत हार्ड है। तो वैसे तो हमें ग्लव्स पहनकर यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं फिर अफ़रा-तफ़री में ऐसे ही मैं तो ऐसे ही कभी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन आपने जब ज़्यादा काम करना है इससे, तो आपने इस चीज़ की बहुत निगरानी करनी है, इस चीज़ की बहुत केयर करनी है और हिफ़ाज़त करनी है अपनी। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हम केमिकल जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर मैं केमिकल की बॉटल को पकड़ कर इसी तरह मैं इसके ऊपर गिराना शुरू कर देती तो मेरा बहुत सारा केमिकल वेस्ट हो जाना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना ढक्कन लेकर जो बॉटल था उसी का बॉटल जो थी ना उसी का ढक्कन लेके उस पे मैंने थोड़ा-सा केमिकल डाला, और फिर मैंने जो पुराना मेरे पास टूथ ब्रश था उसके साथ वो मैंने लगाकर तो इसको मैंने इससे साफ़ किया। इससे ये था कि जो कुछ ऑर्गेनाइज़र के ऐसे पार्ट्स भी थे कि जहाँ पर हाथ से क्लीनिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी, वहाँ पर ब्रश से ही अच्छी क्लीनिंग हो सकती थी, तो मैंने इस तरह से वहाँ पर ब्रश यूज़ किया। दूसरा मेरा टारगेट ये था कि मैंने किचन में एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि बच्चों के आपने प्लास्टिक के ग्लासेस देखे हैं जो कि समर में यूज़ होते हैं, अब मेरे बच्चे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो वो मैंने वहाँ से हटा दी हैं। जितना भी एक्स्ट्रा स्टफ़ है ना जो अब यूज़ नहीं मैं कर रही, वो मैं सारा किचन से हटाना चाह रही थी, क्योंकि वो डेली फिर गंदा होता है, फिर डस्ट पड़ती है, फिर आपको साफ़ करना पड़ता है, तो आपका काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इतना टारगेट तो मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके अलावा मेरा दूसरा टारगेट ये था कि आज मैंने अपने सारे रूम्स के जाले उतारने थे और इसके अलावा मैंने अपने सारे रूम्स की वॉल्स को क्लीन करना था, यानी उन डस्ट उतारनी थी। तो बहुत सारी बहनें तो ऐसे करती हैं ना, वो वाइपर के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लगाकर उसके साथ वॉल्स को साफ़ करती हैं। कुछ तो ऐसे करती हैं कि सर्फ़ वगैरह लिक्विड में उसको गीला करके कपड़े को, तो फिर वो वॉल साफ़ करती हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले इसी तरह से सिंपल इसको डस्ट से ऐसे फ्री करूँ। तो आप ना जब वाल को जाले उतारने के बाद जब वाल को ऐसे साफ़ करती हैं, तो जो दरवाज़े वाला जो एरिया है ना, दरवाज़े को क्लोज़ करने के बाद पीछे देखा करें, वहाँ पे अक्सर जाले लगे होते हैं। अगर आपने दरवाज़े के पीछे कर्टन लगाया है, तो कर्टन को भी पीछे करके अच्छी तरह से वहाँ साफ़ किया करें। उसके अलावा जो हमारी वॉल्स के ऊपर इस तरह लाइट के होल्डर्स लगे होते हैं या फिर हमारी लाइट्स लगी होती हैं, तो वो भी अक्सर बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। तो सम टाइम हमें सीढ़ी में असर नहीं होती या कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके ऊपर चढ़कर हम इसको साफ़ करें। तो आप इस तरह जाले वाला जो आपका ब्रश है वो काफ़ी जो है लंबा होता है, इतना कि वो उस हाइट तक पहुंच सकता है। तो आप उसको यूज़ करके अपनी लाइट्स के ऊपर से, वैसे तो लाइट हम कपड़े से अपने हाथों से अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वैसी जो डेली डस्ट वगैरह पड़ी होती है ना, उसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप ना उसके होल्डर के ऊपर से ब्रश को लगाकर साफ़ कर देंगे, लाइट को ऐसे साफ़ कर दिया करें। तो इससे क्या होगा कि जो डस्ट डेली जमती रहती है, अगर हम वीक के बाद लाइट्स को साफ़ करते हैं या हम 10-15 दिन के बाद साफ़ करते हैं, तो वो जो 10-15 दिन की डस्ट होती है ना, वो उधर ही पड़ती रहती है, जम जाती है। जब हम 10-15 दिन के बाद साफ़ करते हैं, तो वो हमारे लिए साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन बाद, या जब भी हमने जाले उतारने हों, तब हम ना जाले उतारने के बाद इस तरह से अपनी लाइट्स के ऊपर से डस्ट को ख़त्म कर सकते हैं और लाइट्स का जो होल्डर है उसको साफ़ कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अपने घरों में सीलिंग करवाई होती है, तो वो सीलिंग को भी बाकायदा इस तरह से साफ़ किया करें। अच्छा, मैंने तो अपने छतों के ऊपर ना मैंने ये प्लास्टिक वाली सीलिंग इसलिए करवाई है कि आप ना अगर चाहें तो जब बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाए, तो आप ये जो सीलिंग की प्लेट्स हैं ना, आप इनको छत से निकाल कर इनको वॉश करके ड्राई करके दोबारा से लगा सकते हैं। मैं तो ज़्यादा इस सीलिंग को इसलिए प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि एक तो ये प्लास्टिक की है, वॉशेबल है। अगर आपने चाक वाली सीलिंग करवाई है, तो वो मेरे ख़्याल में उतनी उसकी गारंटी भी शायद नहीं होती, और दूसरा ये कि वो हमारे लिए वॉश करना भी मुश्किल है और साफ़ करना भी मुश्किल है। तो मैं तो ब्रश से ही ऐसे सीलिंग के ऊपर से भी डस्ट वगैरह साफ़ कर देती हूँ। उसके अलावा मैं अगर कबर्ड वगैरह के ऊपर भी इस तरह डस्ट हो, तो ब्रश से ही वो सारी डस्ट साफ़ करती हूँ। लेकिन कबर्ड को मैं बाद में उसको शाइनिंग उसमें लाने के लिए ना, बाद में मैं कपड़े को लिक्विड लगाकर कपड़े के साथ इस तरह भी मैं कबर्ड वगैरह को बाहर से साफ़ करती हूँ, अलमारी को। ख़ैर आज तो मैंने कबर्ड साफ़ नहीं की कपड़े वगैरह से, क्योंकि मेरा आज का टारगेट जो था वो सिर्फ़ सारे रूम्स की वॉल्स को साफ़ करना था और सारे रूम्स के जाले उतारना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आज का अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था और अब मैं बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से छोटे-छोटे टारगेट कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बड़ा टारगेट किया था। क्योंकि सारे रूम्स के जाले उतर जाएँ, उनकी वॉल्स साफ़ हो जाएँ, तो समझें कि आपका जो आधा काम है ना, वो ख़त्म हो गया। तो अब काम करने के बाद मैं फिर चली गई थी स्कूल। वापस आकर अब मैं डिनर तैयार कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बना रही थी दाल माश, और इसके साथ-साथ मैंने अपनी सास के लिए दलिया बनाना था, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी और वो स्टोमिक पेशेंट हैं। तो इस वजह से ना वो स्पाइसेस बहुत कम खाती हैं, तो उनकी वजह से मैं अपने खाने में अक्सर स्पाइस भी कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्पाइस कम खाते हैं। तो स्पाइसेस तो हमारे खाने में नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए दलिया बना दूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम काम करने के बाद ये सोचना शुरू हो जाए ना कि मैंने तो ये भी काम कर लिया, ये भी कर लिया, मैंने बहुत काम किया, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, तो इससे क्या होगा कि हमें काम बोझ लगने लगेगा और हमारे अंदर सुस्ती भी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ये कहती कि मैंने तो सुबह नाश्ता बनाया और उसके बाद मैंने किचन के काम शाम किए, सिंक वाला काम किया, सारे रूम्स की वॉल्स साफ़ की, जाले उतारे, और उसके बाद मैं स्कूल चली गई, वहाँ से थक के वापस आई, तो नहीं, तो अब तो मैं तो डिनर नहीं बना सकती। तो क्या होना था कि बनाना तो मुझे है था, लेकिन मेरे लिए काम मुश्किल हो जाना था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने यहाँ पर दाल माश तैयार कर दी और सलाद में मैंने खीरे जो है वो भी काट दिए थे। गाजर का हलवा मैंने बनाया हुआ था, उसको भी मैंने गरम कर दिया, और यहाँ पर अब मैं अपनी सास के लिए दलिया बना रही हूँ। तो हम कामों को हम सर पे जितना सवार करेंगे, काम भी नहीं होंगे और हम खुद को कमज़ोर महसूस करना शुरू हो जाएंगे। तो
तो मेरी बहनों, हमने ये सोचना है कि हम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की मलका हैं। हमने इस घर को साफ-सुथरा भी रखना है, इसके रहने वालों का ख़याल रखना है, उनके लिए खाना भी बनाना है। तो ये सोचेंगी तो हमारे काम बहुत आसान हो जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।